वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS क्लर्क 2023 के लिए स्टडी कम सक्सेस प्लान बनाने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में क्या क्या होगा पहले मैं बता देता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पहले मैं एनालिसिस करूंगा, उस एनालिसिस को सामने रखूंगा और उसके आधार पर इस साल के लिए प्रिपरेशन का मॉडल तैयार करूंगा। आपके पास जो समय है 2 मंथ से थोड़ा कम समय है प्री एग्ज़ाम के लिए और 3 मंथ से थोड़ा कम समय है मेंस एग्ज़ाम के लिए। इन दोनों के कंबाइंड अप्रोच पर बात करूंगा। दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ इस एग्ज़ाम को आप कैसे लें इस पर बात होगी। और प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जिन जिन ग्रुप्स में हैं, यानी नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, SBI का प्रिपरेशन करने वाले, IBPS का प्रिपरेशन करने वाले, RRB, PO और क्लर्क का प्रिपरेशन करने वाले, वो अपने सारे एग्जाम्स में कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ तैयारी कर पाएं, इन पर भी बात करूंगा। कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। अप्रोच पर बात करूंगा कि किस अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे कि पहले ही दिन से आपके अंदर उत्साह पैदा हो जाए, आपको बर्डन फील ना हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील करें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे करके। नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें मैं पहले कह चुका हूं पिछले वीडियो में। इसमें बस जो एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित चीज़ें हैं उनको सामने रख कर के बात करूंगा, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेंगी कि माइन्यूटली SBI क्लर्क का एग्ज़ाम और IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, इस पर अलग से बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल बात कीजिए तो सारे ही बैंकिंग एग्ज़ाम लगभग एक कोर्स और पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, और इवन SSC और रेलवे के एग्ज़ाम को भी ब्रॉडर पर्सपेक्ट में आप देखें तो ये एक ही स्टडी के डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं। एक कंबाइंड अप्रोच इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में आपको सक्सेस दिलाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। यूट्यूब पर SI और CI से संबंधित मेरा 12 आवर्स का मेगा लाइव है, इसको जरूर देखिए। दोनों चैप्टर पर कमांड हो जाएगा इस एक क्लास में। और जो ऐप है अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट कोर्सेस हैं, पेड कोर्सेस हैं, जिसमें सबसे पहले है ये प्राइम सब्सक्रिप्शन, जिसमें 1 ईयर की जगह में 2 ईयर वैलिडिटी है और 50% डिस्काउंट है। पेड कोर्सेज जो करना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। और फिर डिफरेंट कोर्सेस हैं जो आप जाएंगे देखेंगे। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरे लाइव क्लासेस, जैसे आज रात 9 बजे फुल IBPS क्लर्क का क्वांट पेपर डिस्कस किया जाएगा, उसमें रहिएगा। और जिस तरह से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन का, तो उसका सोल्यूशन रात में होगा तो और मज़ा आएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इस पर अवेलेबल रहेगा, लगातार दिया जाता है। मेरे 3500 से ज़्यादा वीडियोस, मेरे सुबह के शॉर्ट्स, एक एडवांस मैथ पर और एक जनरल मैथ्स पर, और पॉडकास्ट, लाइव क्लास, इनसे जो जुड़े हैं उन्हें किसी पेड कोर्स की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी आप साफ समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस प्लान की बात करते हैं। सबसे पहले एक टाइम बाउंड अप्रोच की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस होगा और तब दूसरी चीज़ों की बात होगी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी नोटिफिकेशन सामने आता है तो तुरंत स्टूडेंट हड़बड़ा करके कुछ कुछ करने लग जाते हैं। सबसे पहला काम उनका होता है टेस्ट सीरीज खरीद लेना। अरे भाई, टेस्ट सीरीज देने का इतना ही मन है तो दीजिएगा, पढ़ तो लीजिए। जो पढ़े ही नहीं उसका टेस्ट क्या देना।
क्या करना है नहीं करना है इस पर बाद में बात करूं। प्री एग्जाम का प्रिपरेशन करके क्या हासिल हो जाएगा मुझे बताइए, बताइए ना। ये जुलाई अगस्त के लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक, ये लगभग 2 मंथ से कम का समय है। सितंबर फर्स्ट वीक तक आप प्री एग्जाम देते रह जाएंगे, 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा और उसी सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में मेंस एग्जाम हो जाएगा। 1 मंथ नहीं मिलेगा, मुश्किल से 20 डेज मिलेंगे रिजल्ट के बाद। क्या प्री के बाद 20 डेज में मेंस पढ़ सकते हैं? प्री पढ़ के पास करके भी क्या फ़ायदा? जबकि सच ये है कि जो मेंस का प्रिपरेशन करता है उसको प्री में एडवांटेज मिलता है, स्पेशली IBPS और IBPS RRB PO क्लर्क दोनों एग्जाम में। SBI मेंस जो PO का होता है उसमें थोड़ा अलग अप्रोच होता है, लेकिन क्लरिकल जो है IBPS का और SBI का भी, इसमें जो मेंस का प्रिपरेशन करते हैं उन्हीं को प्री में एडवांटेज मिलता है। इसलिए सबसे पहली बात कुछ भी कहने के पहले आपका सक्सेस प्लान, स्टडी कम सक्सेस प्लान 20 डेज, 2 मंथ्स का नहीं होगा, यानी करीब 55 डेज जो एग्ज़ाम के लिए बचे हैं उसका नहीं होगा, 3 मंथ्स का होगा। करीब 80-85 डेज, 90 से कम ही है, इतने दिनों का होगा। रफली बात करें तो 2 मंथ्स का प्रोग्राम नहीं होगा, ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम होगा। इससे थोड़ा आप रिलैक्स भी फील करेंगे, पढ़ने के लिए एक अप्रोच भी मिल जाएगा। ये पहली बात है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जब तक जो काम करना है वो हो सकता है और कैसे हो सकता है ये दिखाई न दे तो उत्साह पैदा नहीं होगा, और दिखाई दे तो पहले दिन से आप लग जाएंगे पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, ये एग्ज़ाम सिंगल एग्ज़ाम नहीं है। RRB PO और क्लर्क का निकल चुका है, आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम होना है। ये IBPS क्लर्क है, फिर IBPS PO आएगा, SBI क्लर्क और SBI PO। ये लगातार बड़े सारे एग्ज़ाम्स अगले 2 महीने में आ जाएंगे और एग्ज़ाम की श्रृंखला चल पड़ेगी। आप कैसे लें? स्पेशली न्यू स्टूडेंट क्या करे? क्या हर एग्ज़ाम का अलग अलग प्रिपरेशन करे? नहीं, आपका प्रिपरेशन जो चल रहा है, न्यू स्टूडेंट जो शुरू करेंगे वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक प्लानिंग के साथ काम करेंगे, जिसमें उनके प्रिपरेशन के इस पूरे मैप में IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम है। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज के ख्याल से क्लरिकल एरिया में बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हालांकि न्यू स्टूडेंट्स के लिए इतने कम समय में प्रिपरेशन करना आसान नहीं है, एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए। एक राइट अप्रोच जिसमें समय बहुमूल्य है उसको वेस्ट न करें, और कैसे उसका 100% यूज़ करें, उपयोग करें, यही तय करेगा कि एक नया स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाता है या नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रख करके 90 डेज प्रोग्राम के साथ और दूसरे एग्ज़ाम के साथ तालमेल कैसे बैठाएं इस पर बात करेंगे, तभी जाकर के किसी भी प्लानिंग का कोई मायने होगा। ये चर्चा मैंने पहले कर ली, अब मैं लास्ट ईयर का पेपर का एनालिसिस करके क्वांट का, और तब बात करूंगा आगे। जो मैंने कहा कि ये जो एग्ज़ाम होना है आपका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो आप देख रहे हैं कि अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में होना है, और जो मेन एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होना है, प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड वीक में होना है। एग्ज़ाम पैटर्न आप जानते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि सेक्शनल टाइमिंग है और सेक्शनल कट ऑफ है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ प्री एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है। जबकि जो मेंस एग्ज़ाम है इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, और ओवरऑल
कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी का एक ओवरऑल मिनिमम कट ऑफ भी है। तो एक ये अलग तरह का एग्जाम है, एसबीआई से ये डिफरेंस भी है। ठीक है, ये देख लिया आपने। फिर अभी चर्चा करता हूं पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करके। जो डिफरेंट डेज में डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, लेकिन लास्ट ईयर जो आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम हुए उसमें बहुत कम डिफरेंस था। जिन सेक्शन से क्वेश्चंस आए उनको लेकर, कहने का मतलब ये है कि नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आए, मिसिंग नंबर सीरीज, शायद ही किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आया। इतने सारे शिफ्ट में ज्यादातर में मिसिंग नंबर सीरीज। डेटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन का एक सेट, सिंप्लीफिकेशन और मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हुई, ज्यादातर में 12 और 13 रहे, यानी दोनों मिला के 25। लेकिन इन जनरल क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस रहते हैं और मिससेलेनियस के 10 क्वेश्चंस रहते हैं। कभी कभी उल्टा हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस होते हैं और मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, अरिथमेटिक प्रॉब्लम इसके 15 होते हैं। एक बात तय है कि ये दोनों मिलाकर के 25 होते हैं और ये 12, 13 और इसी के आसपास रहता है। समझ लीजिए लगभग 50-50% के आसपास, कभी वो कभी वो, कभी 45% ये, 55% वो ये। यही चेंजेस डिफरेंट शिफ्ट में हुए। मजेदार बात यह है कि किसी भी दूसरे शिफ्ट में ये पैटर्न नहीं बदला, क्वेश्चंस यही 4 सेक्शन से आए। जबकि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देते हैं आप तो ऐसा नहीं होता, कोई चैप्टर नहीं छूटता। अलग अलग शिफ्ट में ये सभी आते रहते हैं। किसी में सिंप्लीफिकेशन 5 होकर के अप्रॉक्स 5 हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 आ जाते हैं, एक डीआई ना होकर के कैलकुलेट हो जाता है, कभी कभी सफिशिएंसी भी आ गया, कभी डीआई और सफिशिएंसी भी आ गया, कभी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी आ गया। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में होता है। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप इस बात को समझ लें कि बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम तय करता है, और वो जब एग्जाम लेता है, जबकि प्रिलिमिनरी एग्जाम है, इसके बावजूद उसमें मैथ्स नहीं होता सेकंड फेज में, तो वो जो सेट करता है उसको सबसे पहले एसबीआई फॉलो करता है, इसके बाद आईबीपीएस फॉलो करता है, और फिर आईबीपीएस आरआरबी उसके बाद आता है। मतलब ये है कि जब समस्या आ जाएगी तब हम सोचेंगे, पहले सोच लेते हैं ना। एग्जाम में जब बदलाव हो जाएगा तब बात करेंगे, पहले कर लेते हैं ना। दैट मीन्स लास्ट ईयर ऐसा हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि इस ईयर भी ऐसा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, बदलाव बस हो जाता है। कहने का मतलब इस साल हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के हों या 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हों, 5 अप्रॉक्स आ जाए। ये भी हो सकता है 2 डीआई सेट्स, एक डीआई सेट और एक कैलकुलेट आ जाए। ये भी हो सकता है कि डीआई और डेटा सफिशिएंसी आ जाए। ये भी हो सकता है कि डीआई और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आ जाए। ये भी हो सकता है कि ये रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी प्लानिंग प्री का मेन की है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेंस के लिए इसको तो आप पढ़ेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है कि प्री में इससे आ भी जाए तो, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। खास करके जो सिर्फ प्री करके प्री पढ़ते रहते हैं, उनसे मेरा कहना है भाई बी अलर्ट, इनको जरूर पढ़िएगा, नहीं तो अचानक से ये जब आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरिथमेटिक और जो मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इस एक शिफ्ट में ये जो 13 क्वेश्चन आए वो इन चैप्टर्स से आए। देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेथड ऑफ एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, मेथड ऑफ एलिगेशन। अच्छा ठीक है, इसको अलग लिख दिया गया, मिक्सचर एलिगेशन है, ट्रेन, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से
एक या शायद 2 क्वेश्चन आए और सिंपल कंपाउंड मिला के क्वेश्चन था, कुल 13 क्वेश्चन आए। डिफरेंट शिफ्ट में ये चैप्टर्स चेंज करेंगे, वेरी करेंगे। जैसे मान लीजिए इस शिफ्ट में ट्रेन से आया, बॉटनी स्ट्रीम से आया, तो दूसरे शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस से आया, थोड़ा ये चेंज होता है। उसी तरह से आप इसमें देखिए, चैप्टर तो लगभग सभी आ गए, नंबर सिस्टम जो रहता है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम से भी आते हैं, प्राय सारे चैप्टर्स आ गए। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं आया तो समझ लीजिए कि इस साल आ जाएगा। जो स्टूडेंट उसको पढ़ के रखेंगे उनको लीड मिल जाएगी, वो एग्ज़ाम उनका हो जाएगा। ये एडवांटेज मिलता है थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर आप चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। इस साल ये बताता है कि अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो आते हैं चैप्टर के वो तो वैसे ही रहेंगे, थोड़ा इधर उधर होगा, ये सेमी सर्कल था कुछ और होगा, लेकिन ऐसे ही एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट शिफ्ट में थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। ये आप समझ गए। अब जरा देखिए, मैं बात करता हूं कि बिगिनर्स और एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स इस एग्जाम को कैसे लेंगे। एक बात जो है जिसको सारे ही स्टूडेंट्स समझें कि आपके प्रिपरेशन का जो पूरा प्लान है उसके एक पार्ट के रूप में किसी एग्जाम को लेना चाहिए। जैसे आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो युद्ध लड़ने के पूरे पैमाने को सामने रख करके उसके युद्ध के किसी एक विशेष पार्ट को लेते हैं, लेकिन युद्ध जीतना आपका मकसद होता है। मतलब जैसे यूक्रेन वार को लीजिए, तो यूक्रेन को पराजित करना रूस का टारगेट है। तो फिर चाहे जेपोरेजिया में लड़ें, चाहे कीव के लिए लड़ें, चाहे डोनेस्क के एरिया में लड़ें, हर जगह लड़ाई जो लड़ते हैं वो ओवरऑल लक्ष्य को सामने रख के लड़ते हैं। तो आप चाहे एसबीआई के लिए लड़ें, चाहे आईबीपीएस के लिए लड़ें, चाहे आरआरबी के लिए लड़ें, इवन एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी के लिए लड़ें, लड़ाई एक गवर्नमेंट जॉब जीतने की है और उसके लिए डिफरेंट स्ट्रगल के पॉइंट्स। इसी को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक ही लड़ाई से आपके भाग्य का फैसला होने वाला नहीं है, इसीलिए उस तरह से डरने की जरूरत भी नहीं। पुराने स्टूडेंट्स लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, कहीं कहीं उनको दिक्कत है। टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल, प्रीवियस ईयर्स मेमोरी बेस्ड पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा रिलेवेंट है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट बहुत जरूरी है, आप ऑनलाइन दीजिए चाहे ऑफलाइन दीजिए, लेकिन तब जब कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो पुराने स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट्स में एक बड़ा अंतर है कि पुराने स्टूडेंट्स जिनका चैप्टर पर कमांड हो गया है वो जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं उनका टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट उस पर ज़्यादा जोर दें और अपने वीकनेस को ढूंढें। यानी टेस्ट ये बताता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है और फिर उस कमजोरी को दूर करें। यानी 4-5 दिनों के बाद आप एक टेस्ट दें या एक सप्ताह के बाद टेस्ट दें। एक टेस्ट देने के बाद उसका इवैल्यूएशन करें। टेस्ट तो 20 मिनट्स का होगा, लेकिन उसका एनालिसिस 2 आवर्स का होगा। आपको देखना है किन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, किसको सॉल्व नहीं कर सके। जिसको सॉल्व नहीं कर सके वो बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या तो ये है कि आपने किस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये पहेली समझ में आई? ये मजेदार पहेली है, इस पर मैं बात कर लेता हूं पहले। एक स्टूडेंट कहता है कि 20 मिनट्स का मैंने मैथ्स का टेस्ट दिया, मुझसे सिर्फ 22 बन पाए, बाकी 13 तो मुझसे बने ही नहीं, पता नहीं वो 13 कैसे बनेंगे। और वो उस 13 के लिए परेशान रहते हैं। और 20 या 22 उन्होंने बना लिया
तो बहुत खुश होते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरे दोस्त हैं, और बाकी 13 क्वेश्चंस बाप रे ये तो आता ही। अब उनसे 2 सवाल, उन 13 क्वेश्चंस को आपने देखा भी, आपने 23 क्वेश्चंस बनाए, टाइम ओवर हो गया, बात खत्म। आपने देखा उन 13 क्वेश्चन को कि आप उसको अपना दुश्मन मान बैठे। आप उन 13 क्वेश्चंस को अगर फिर से देखिए जिनको आपने नहीं बनाया है, तो आपको लगेगा कि उसमें 5 या 6 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बस बन ही जाने थे, पर मैं तो देख ही नहीं पाया। तो ये गलती उन 13 क्वेश्चंस की है कि आपकी है, कि आप सबों को दुश्मन मान बैठे? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, वाह रे आपके दोस्त, 22-23 क्वेश्चंस आपने बनाए तो आपके दोस्त हो गए। अरे दुश्मन वही है। 20 मिनट्स में 35 बनाना था, आपके इन दोस्तों ने पूरा 20 मिनट खा लिया और अपने को दोस्त कहते हैं। आपको ध्यान इस बात पर नहीं देना है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं बने, इस बात पर देना है कि जो क्वेश्चंस बने, 23 बने, वो 15 मिनट्स में क्यों नहीं बने। इसका मतलब सही तरीके से आपने नहीं बनाया। इसका मतलब यह भी है कि उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसने आपका पूरा समय खा लिया। दुश्मन वो 2 या 3 क्वेश्चन था जिसको छोड़ने का मोह आप छोड़ ना पाए, और उसने आपका एग्जाम ही निगल लिया। निर्मोही बनिए, ये एग्जाम है। उन 23 क्वेश्चंस में जिन 3 क्वेश्चंस ने आपका रास्ता रोका, यही वो जयद्रथ थे जिनसे इस एग्जाम में आपको लड़ना नहीं था। उनको प्रणाम करके आगे निकल जाना था। फिर कभी अगर आपने उन 3 क्वेश्चंस को छोड़ दिया होता, तो यहाँ 6 या 7 क्वेश्चंस आप बना चुके होते, और आप कहाँ होते सोच लीजिए। ये एक बात। और दूसरी बात कि और जो क्वेश्चंस आपने बनाए उसका टाइमिंग कैसे इंप्रूव होगा, उसको बनाने का अप्रोच क्या था, वहां पर ध्यान दे करके सुधार करने की जरूरत है। टेस्ट का जब तक ऐसा एनालिसिस नहीं होगा, टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं। ये तो मैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। नए स्टूडेंट्स को तो भाई कम से कम अगले 1-1.5 महीने तक टेस्ट को हाथ ना लगाइएगा। भले ही वेबसाइट वाले, दूसरे यूट्यूब चैनल वाले चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहें टेस्ट टेस्ट टेस्ट, लेकिन इस 2 महीने में 1.5 महीने तक टेस्ट को आप हाथ मत लगाइएगा। इन 1.5 महीने में पहले पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए, समझिए। जब हो जाए तब एक टेस्ट दे के चेक कर लीजिएगा कि आप कहाँ हैं, और फिर उसको एनालाइज करके, फिर उसको दूर करके, फिर एक टेस्ट दे दीजिएगा। यानी एग्ज़ाम तक 2 या 3 टेस्ट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा देने का मतलब आप समझ रहे हैं। पहले ही मैंने कहा कि आपका समय बहुत बहुमूल्य है। आपके अंदर जो एनर्जी है, जो मैं पैदा करना चाहता हूं, ये टेस्ट उस एनर्जी को बर्बाद कर देगा। जब एक टेस्ट में कम स्कोर आएगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। डिमोरलाइज होने के लिए ऐसा कोई काम करने की क्या जरूरत है? अगर डिमोरलाइज होना है तो एग्जाम देने के बाद डिमोरलाइज होंगे, पहले से क्यों हो? कम से कम एग्जाम तक अपना 100% एफर्ट तो लगा लें। यही वो वजह है जो टेस्ट के पीछे का मेरा पूरा लॉजिक है, और जिसको लेकर के मैं बार बार कहता हूं। तो आप समझ गए। और एक बात है, न्यू स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, और जितनी जगह जाते हैं देखते हैं वो लोग और भी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। वाहियात बेकार क्वेश्चन, टफ, बिना मतलब का, जिसका डेटा तक एक दूसरे से मैच नहीं करता, वैसे क्वेश्चंस बता देते हैं। बेचारा नया स्टूडेंट डिमोरलाइज हो जाता है। बहुत सारे लोग तो प्रणाम कर देते हैं कि एग्जाम मुझसे नहीं होगा। भाई एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। बना के तो देखिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन, मजा आ जाएगा जी। ग्रेजुएट हैं आप, पढ़ा है आपने, उससे ज्यादा आपका मैथमेटिकल स्किल है, ग्रेजुएट हैं आप।
आप बनाने में सक्षम हैं, सही ढंग से खुद सोच लीजिए तो रास्ता नजर आ जाएगा। बेकार में दूसरे लोग परेशान करते रहते। आप ये सोचिए न्यू स्टूडेंट कि हम अगर इस एग्ज़ाम में पास नहीं कर सके तो कम से कम प्रिपरेशन का वो लेवल पा जाएं, जिससे कि बस अगला एग्ज़ाम जो 10-15 दिन के बाद हो, उसके फिर 10-15 दिन के बाद हो, क्योंकि अभी IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO ये सब आने वाले हैं और RRB का भी एग्ज़ाम होना है। तो लगातार हर एग्ज़ाम में आपका इम्प्रूवमेंट हो, इस रूप में लें। ये पहली बात। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन कैसे हो, तो आप टॉप करने के लिए ना पढ़िए। न्यू स्टूडेंट्स 35 में 25 का स्कोर कैसे आ जाए आसानी से, ये सोचिए। इसमें अगर कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। कुछ टॉपिक, किसी को मेंसुरेशन में दिक्कत हो सकती है, किसी को मेथड ऑफ एलिगेशन में हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स को परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में हो सकता है, कुछ अलग अलग जिसका है वो अगर दूर कर सकते हैं तो कर लीजिए, मेरे क्लासेस कीजिए, वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर डर बैठा है तो ये टाइम ऐसा नहीं है अभी कि उस डर को हम पूरी तरह दूर कर लें, तो उसको साइड रख दीजिए। क्योंकि 35 क्वेश्चंस में चलिए 30 का ही हम अटेम्प्ट लेंगे और 25 में हमारा टारगेट है। 1, 2, 3 रॉन्ग हो सकता है, हमारा टारगेट 25 का है। न्यू स्टूडेंट्स अगर ऐसा करेंगे तो पास कर जाएंगे। प्री का मार्क्स ऐड तो होना नहीं है, तो प्री क्वालिफाई ही करना है। और मेंस को ध्यान में रख के जब आप प्री पढ़ेंगे तो पूरी संभावना बनती है कि दिन रात एक कर देने से मेन एग्ज़ाम के लिए आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मेन एग्ज़ाम निकल जाएगा। मुश्किल है, चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिए, छोड़ देने से तो ऐसे भी गया, तो पकड़ ही लेते हैं। छोड़े क्यों? लड़ने से पहले हार क्यों मान जाएं? अरे इसमें तो जीत ही है, हार में भी जीत है। इसीलिए चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मैं चर्चा कर चुका। स्पीड एक्यूरेसी को लेकर के स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, स्पीड रिजल्ट है, यानी टेस्ट है। आपने कितना पढ़ा, आपका अप्रोच कैसा था, उसका टेस्ट है। और एक्यूरेसी आदत है। स्पीड बढ़ाई नहीं जाती, वो खुद से बढ़ती है जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और जब सफिशिएंट प्रैक्टिस होता है। लेकिन एक्यूरेसी ये खुद से नहीं सुधर, इसको सुधारने के लिए मेहनत करना पड़ता है। गलती करना आदत होती, जैसे झूठ बोलना आदत होती। आप जानते हैं कि झूठ बोलने वाला आदमी झूठ को बोलने को अगर छोड़ना चाहे तो कितना मुश्किल होता है। वैसे ही गलती जो आप करते हैं उसको छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत से इसमें सुधार आएगा। 5 क्वेश्चन का सेट लीजिए और टाइम की परवाह न कीजिए। सोचिए कि मेरा गलत ना हो, गलत ना हो, गलत ना हो। और जब गलत ना हो, ये होने लगा तो एक्यूरेसी आ जाएगी, स्पीड तो खुद ब खुद आ जाएगी। यही तिलस्म है स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्री कम मेन, मैंने पहले ही कहा, अब एक्सप्लेन करता हूं कि प्री और मेन में कंबाइंड अप्रोच लेकर के चलना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जो लगभग 2 महीने का प्री का टाइम है, कुल मिला के 3 मंथ्स मेन एग्जाम को सामने रख के बात करें तो ये पहला 2 महीने में पहला 1 महीना आपको प्री और मेन दोनों पढ़ना है। अगर 3 मंथ्स का टाइम होता, 3 मंथ्स, तब मैं कहता कि आपको 80% वेटेज पहला महीना मेंस पर देना है, 20% प्री पर। उसके बाद का दूसरा महीना 50-50% और तीसरा महीना 100% चले जाते प्री। लेकिन 3 महीना है नहीं तो करें क्या प्री के लिए? तो मजबूरी है प्लान में इसके अंतर्गत चेंज करने का कि फर्स्ट जो मंथ है उसमें प्री और मेन दोनों पर 50-50% वेटेज दें।
ये वेटेज इस तरह से होगा कि प्री के प्रिपरेशन पर से समझौता किए बिना मेंस की तैयारी हो जाएगी। कैसे, बात करता हूं। उससे पहले जनरल अवेयरनेस जो प्री में नहीं है, लेकिन अगर अभी आपने जनरल अवेयर नहीं पढ़ा तो इस एग्जाम के पूरे प्रोसेस से शामिल हुए बिना आप बाहर हो जाएंगे। आप समझ लीजिए, प्री में नहीं है, मेंस में है, इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। मैथ्स और रीजनिंग में जितनी मेहनत करनी होगी उससे कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा वो एरिया है। और 2 दिनों में उसकी तैयारी नहीं होती, ये भी लिख लीजिए। पहले से ही आपको तैयारी करनी थी, कर रहे होंगे, मान के चलता हूँ। जो नहीं कर रहे हैं अभी भी शुरू करेंगे, और ये एक आदत होगी, और इसको रोज़ 2-3 घंटे आपको देना है। अब बोलिएगा 2-3 घंटे कहाँ से दें? देंगे ना। ये वो 2-3 घंटे हैं जो हैं ही नहीं। मतलब इतना किसके पास टाइम है बैठ करके हम न्यूज़ सुने? नहीं, नाश्ता करते ना, खाना खाते ना, उसी समय न्यूज़ सुनेंगे, तो अलग से टाइम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। हाँ, एक ही न्यूज़ को बार बार सुनेंगे, रोज़ सुनेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ वो आएंगे, तो वो आसानी से याद हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। इसलिए न्यूज़ को आधार बनाइए, इसलिए क्योंकि उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। इकोनॉमिकल न्यूज़ चैनल चलने दीजिए 2 घंटे। उस समय आप खाना खाइए, और जो पढ़ाई से को छोड़ के जो भी काम है आप कीजिए, और न्यूज़ चलने दीजिए। मैगजीन में दीजिए, आधे घंटे का टाइम दीजिए, अंडरलाइन कीजिए पेपर और मैगजीन में, और उस अंडरलाइन को बार बार पढ़िए। याद करना है, तब तो याद होने से रह गया। अरे याद नहीं करना चाहिए ना, मैंने कई बार बताया है। याद करने का तरीका कि मुझे याद नहीं करना, जा पहला लाइन पढ़ लिया, नहीं करना, जा अंडरलाइन कर दिया, नहीं करना, जा 2 बार बोलेंगे जा जा जा, तो अपने आप आ जाएगा। याद करने का प्रेशर क्यों लेते हैं अपने ऊपर? अंडरलाइन कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, याद हो जाना चाहिए, आपको पता तक न चले और याद हो जाए। बोलिए कितना मजा आएगा, लगेगा जादू हो गया। जनरल अवेयरनेस में इंग्लिश को लेकर के इतना डरते हैं सभी लोग जो इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं। डरना स्वाभाविक भी है, शुरू से डर है, तो इतनी जल्दी डर दूर होता नहीं है। जो मैथ से डर जाते हैं, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से डर जाते हैं, जो मेंसुरेशन से डर जाते हैं, कितना भी मेहनत कीजिए डर ही नहीं निकलता भाई। उनको मैं कहता हूं इंग्लिश से डरिएगा। अरे जिस दुश्मन से बचपन से आप लड़ते आए हैं उससे जाने अनजाने में लगाव तो हो ही गया है। आप जो वर्ड बोलते हैं उसका आधा से ज़्यादा तो इंग्लिश वर्ड है। कौन कहता है आपको इंग्लिश नहीं आती? आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, इंटर का एग्ज़ाम दिया, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया, बचपन से पढ़ते आए, अरे वो तो आपके खून में है। सिर्फ डर है जो समझने नहीं देता। आप बुक्स ढूंढते हैं, मैं बार बार कहता हूं मत ढूंढिए। मैट्रिक तक जो ग्रामर बुक आपने पढ़ा था ना, उसको तो आपने पढ़ा था, उसी को उठा के ले आए। सब आपका पढ़ा हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा ना, बड़ा अच्छा लगेगा। आप दोबारा देखे नहीं है ना। आप जब हायर क्लास में गए, लोअर क्लास वाले में, उस समय आपको डर लगता था। उस समय का कोई बुक उठा के हायर क्लास में गए तो देखिए ना, तो लगेगा कि अरे उस समय मैं डरता था, ये इतना आसान है। इंग्लिश भी ऐसे ही है। वर्ड मीनिंग भी पहले वहीं जाइए ना, जो आप उस समय करते थे, छोड़ दिए, छूट गया, बड़ी जल्दी से याद हो जाएगा। जो पहले से याद था ना, उसको याद नहीं करना पड़ता। हाँ, नए वर्ड को करना पड़ता है। नए वर्ड में 2 तरीका है। एक तो कि पेपर पढ़िए, इंग्लिश पेपर, उससे न्यूज़ भी कवर होता है और इंग्लिश का सेक्शन भी कवर होता है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए, लिखिए। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम बाउंड। जैसे अभी एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली बात कीजिएगा तो थोड़ी दिक्कत है इसमें।
लेकिन 5-6 महीने के लिए बात कीजिएगा तो इस बेस्ट वे कि रोज अंडरलाइन कीजिए, उससे 4-5 वर्ड उसका वर्ड मीनिंग लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज में यूज़ किया हुआ है, इसलिए वर्ड कैसे यूज होता है ये भी समझ में आ रहा है, सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग क्या है ये भी समझ में आ रहा है, और डिक्शनरी का इस्तेमाल करके उसको नोट कीजिए। ये रियल तरीका है। लेकिन मज़ेदार बात है, एग्ज़ाम में अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वही वर्ड्स घूम फिर करके एग्ज़ाम में आते हैं। ये बात बैंक में 70-80% लागू होती है, एसएससी में तो 100% लागू होती है। जो 10 साल के इंग्लिश क्वेश्चन का वर्ड मीनिंग देख ले उसको शायद ही कोई नया वर्ड मिले, यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का ही एक स्टॉक बना लीजिए और उसी को बार बार देखिए, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन के पेपर का वर्ड है, यूज हुआ है, इसलिए आपको उसका प्रैक्टिकल यूज भी समझ में आएगा और तब वो याद हो जाए। ये बैंकिंग एग्जाम में भी करना है और वो सब वर्ड्स रिपीट होंगे, क्योंकि इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम कम है, तो आप प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है उसमें से वर्ड ढूंढिए और उसको बढ़िया से पढ़िए, समझ लीजिए कि यही एग्जाम में आ रहा है इस तरह से। जब एक पैसेज के संदर्भ में वर्ड का मीनिंग समझते हैं और यूज करते हैं तो रियल मीनिंग वर्ड का समझ में आता है। कहीं से कोई वर्ड आए उसका डिक्शनरी में ढूंढ लीजिए, अरे डिक्शनरी में तो 50 तो मीनिंग रहता है, कौन वाला मीनिंग है समझ में नहीं आता, लेकिन पैसेज में जब आप उसको यूज करते हैं तो रियल मीनिंग समझ में आता है। ये दो तरीका है, दोनों लेना चाहिए, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको जो अच्छा लगे उसके मुताबिक लीजिए। यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन दोनों को तो अभी से लगातार पढ़ना है। रीजनिंग और जो क्वांट एंड डीआई है, इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही बोला गया है, डीआई अलग से नहीं बोला गया, लेकिन हम लोग तो इसको मान के चलेंगे क्योंकि 2 से 3 डीआई सेट मेन एग्जाम में आएंगे, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। मैंने पहले ही कहा कि फर्स्ट मंथ जो है वो 50% वेटेज प्री और 50% मेन पर देना है, उसके बाद 50%, उसके बाद 100% आपको प्री में देना है, जो सेकंड मंथ आएगा एग्जाम से पहले का 1 महीना। अब रीजनिंग में भी उसी तरह से आप जनरल पढ़ करके और फिर पजल और दूसरा एनालिटिकल सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मैं क्वांट का एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वांट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक ऐसा ही रीजनिंग में आप करेंगे। क्वांट में देखिए क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मेन एग्जाम में जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो प्री में भी आएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं इस तरह से पढ़ लिया जाए कि मेन का प्रॉब्लम खत्म और वर्ड प्रॉब्लम्स इज इन रियल द होल मैथमेटिक्स। अरे डीआई क्या है, अरिथमेटिक क्वेश्चंस ही तो है, परसेंटेज, एवरेज, मेथड ऑफ एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, इन्हीं का तो इस्तेमाल होता है। कैसलेट किसको कहते हैं, डेटा सफिशिएंसी में क्या है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इवन क्वांटिटी 3 में क्या है, वही चैप्टर के तो क्वेश्चन हैं। यानी कि मेन एग्जाम के पहले अगर आप कैसलेट ना पढ़ें, सफिशिएंसी ना पढ़ें, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 ना पढ़ें, बस थोड़ा सॉल्व करने का तरीका देख लें, ना पढ़ें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री के बाद पढ़ लीजिएगा, लेकिन डीआई तो दोनों में आना। चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से प्री के बाद आप उन सेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तो उसको पढ़ ही नहीं सकते। कहने का मतलब प्री के लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग, और 15 से 20 के बीच में मेंस के क्वेश्चन, इनको सबसे ज्यादा वेटेज देना है। अब रहा सवाल नंबर सीरीज, ये तो प्री में भी आएगा मेन में भी आएगा, तो बढ़िया से क्यों ना पढ़ लें, अभी क्यों ना पढ़ लें, फर्स्ट मंथ में क्यों ना पढ़ लें। सिंप्लीफिकेशन इसको जरूर करें,
क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में भी मदद करता है। अप्रॉक्स जरूर पढ़ लें, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं ही तो कराऊंगा रात 9 बजे, उसी से आपका हो जाएगा। कुछ बचा तो वीडियोज में देख लीजिए। अब डेटा इंटरप्रिटेशन ही ऐसा एरिया है जिसमें डेप्थ का डीआई अभी नहीं करना है, क्योंकि मैं कहता करने के लिए अगर आपके पास 3 मंथ्स होता प्री का, जो कि 2 ही मंथ्स है ना, तो समय का अगर पूरा उपयोग करने का सवाल हो तो उसमें ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि दूसरा सेक्शन इग्नोर हो जाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा जितना आपको यहाँ फ़ायदा होगा। इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन जो डेप्थ का है वो नहीं पढ़ना है, सिंपल डीआई पढ़ने हैं। सिंपल डीआई खूब बनाना है। मैं ही मेगा क्लास लूँगा, उन मेगा क्लास में सारे डीआईज करा दूंगा प्री का, उन्हीं से आपका डीआई प्री का हो जाएगा। मेन जो टाइम डीआई का मेन के लिए लगना है वो अभी नहीं करना है। आईबीपीएस क्लर्क 2023 के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको आप प्री के बाद करेंगे। यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मायने रखता है। ठीक इसी को 100% शिफ्ट कर दीजिए रीजनिंग में, कि जो टफ पजल्स हैं उनको अभी नहीं करना है, प्री के बाद करना है। सिंपल पजल्स करने हैं और जनरल रीजनिंग करनी है। क्लियर? समझ गए? इस पर बात कर चुके हम लोग। मैथ्स में थोड़ी सी चर्चा और करता हूं कि करना है ये तो मैंने बात कर ली, लेकिन कुछ वेटेज है। न्यू स्टूडेंट्स भी इससे शुरू करेंगे कि पूरे मैथमेटिक्स के संदर्भ में मैं बार बार ये लाइन कहता हूं कि बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, एवरेज और मेथड ऑफ एलिगेशन ये कोर चैप्टर है। रियल में अगर इस पर कमांड होता है ना, रियल में जो अप्रोच से मैं पढ़ाता हूं, मेरे अप्रोच से, तो जबरदस्त परफॉर्म करेंगे एग्जाम में, सारे सेक्शन में आप परफॉर्म करेंगे। और फिर ये सभी चैप्टर्स है जिनका मैंने वहां नाम लिया था, इसको आप देख लीजिए। ये सभी चैप्टर्स पीडीएफ बेस का दे दूंगा, उसमें देखिएगा। और एक बात है, आप जहां तक कर सकें ये सोचिए ना, इतना करना है मत सोचिए ना, करना है देख लिया ठीक है, अब सिलसिलेवार आगे बढ़िए जितना आप कर सकें। इसमें से कुछ छूट जाएगा, छूटने दीजिए ना। मुझे नहीं लाना 35 में 35, मुझे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, 28 अटेम्प्ट लेने हैं, 25 26 स्कोर करना है बस। न्यू स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, पूरे को करना है, सब बर्डन फील होगा ना, जितना होगा उतना ही करेंगे ना। रोज पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे, अपने हाथ में है जो सब कुछ करेंगे। और सच बात यह है कि आप अवश्य पास करें। मेंस एग्जाम के ख्याल से मैं बात कर चुका। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक एनर्जी महसूस हो रही होगी। इस अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। रोज रात 9 बजे अमर सर यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास में मैं ऐसे टॉपिक्स लेता हूँ। कोई भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें आपके प्रिपरेशन को ज़बरदस्त बल मिलता है। एसबीआई क्लर्क के लिए भी यही अभियान चलेगा। जिनको भी दिक्कत होगी रात 9 बजे आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जो भी जवाब होगा, समाधान होगा, वो दूंगा। वीडियोज भी जाते रहेंगे। मेंस के जो कुछ वीडियोज जाएंगे तो मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि सबों को समझ में आए। तो अलग से मेंस का प्रिपरेशन अभी न करके जो वीडियोज मेंस के लिए मैं दूंगा उसको देख लीजिएगा। उससे आपको एक रास्ता मिल जाएगा और आपको प्री के बाद प्रिपरेशन करते समय उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।